सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 9 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा टेट सीटेट क्लास या फिर @टेट सीटेट क्लास। और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आपको यूट्यूब पर या फिर गूगल पर टाइप करना पड़ेगा सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी बाय अभिचल सर। आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पोचमपल्ली के बारे में बात की गई है और हमने पोचमपल्ली के बारे में अभी पढ़ा हुआ था, तो उसके बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कुल्लू की शॉल, मधुबनी की पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई, ये आपको मैच द फॉलोइंग में एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कुल्लू की शॉल जो फेमस है, मधुबनी की पेंटिंग फेमस है और असम की सिल्क फेमस है और कश्मीरी कढ़ाई फेमस है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रेगिस्तान का पूरा एरिया है और यहाँ पे रेगिस्तान में कुछ विशेष प्रकार के पेड़ आपको लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं। ये वाले पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन पेड़ों को खजूर के पेड़ कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वह पूरा रेगिस्तानी एरिया है और वहाँ पे बाकी के पेड़ नहीं अच्छे से उग सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि खजूर के पेड़ कहाँ दिखाई देते हैं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अबू धाबी, तो आपको ये याद रखना है। आगे अगर हम देखें इसमें तो यहाँ पे देखेंगे कि रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है और वहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं बहुत सारे। अगर हम देखें, ये हमारा इंडिया है और इंडिया के अगर हम जाएंगे वेस्ट की तरफ, यानी यहाँ पे अरेबियन सी, अरब सागर है, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे हिंद महासागर है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये पूरा एक अरेबियन पेनिनसुला है। अरब की बहुत से कंट्रीज़ हैं और इन वेस्ट के कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा, रेगिस्तान मिलेगा। और ये बोला गया है कि इन जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जो पेट्रोल है वो आसानी से मिल जाता है, यानी जो पेट्रोलियम है, जो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल है, वो यहाँ पे आसानी से मिल जाता है और वहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। तो आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि क्या पेट्रोल पानी से भी सस्ता कहीं बिकता है, तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल बिकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। अभी हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो अभी इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आगे यहाँ पे बोला गया है कि ज़्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय पर दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित होती हैं। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं उनकी जो आंखें हैं वो सिर के दोनों तरफ होंगी। जैसे मान लेते हैं कि ये सिर है तो सिर के दोनों तरफ, यानी एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ आंख होगी, ठीक है। अभी हम कुछ पिक्चर्स में देखेंगे भी। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं। जब ऐसे पक्षी जिनकी आंखें दोनों साइड में होती हैं, यानी दोनों तरफ होती हैं, इधर भी होगी इधर भी होगी, और जब ये एक चीज़ पर फोकस करते हैं, ठीक है, एकदम सामने देखते हैं, तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित होती हैं। तो ये विशेष बात यहाँ पे देखी गई है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि तुमने देखा होगा कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, यानी अगर कोई पक्षी यहाँ बैठा हुआ है, उसको इस तरफ देखना है तो गर्दन को इस तरफ टर्न कर लेगा, अगर उसको पीछे देखना है तो गर्दन को पीछे मूव कर लेगा। तो बहुत बार गर्दन को हिलाते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँखें की जो पुतली होती है, आँखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है। जिस तरीके से हमारी आँखों की पुतली हम घुमा सकते हैं। अगर हम सामने भी देख रहे हैं और अगर साइड में भी हमको देखना है तो हम अपनी गर्दन को नहीं घुमाएंगे, क्योंकि आँखों की पुतली हमारी मूव कर जाती है। लेकिन ऐसे पक्षियों की पुतली नहीं घूमती है, तो क्या करते हैं, वो अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास देखते रहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे जो दो क्वेश्चंस पूछे गए थे इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं उल्लू के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सीटेट एनसीईआरटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें जो बर्ड है, पक्षी है, वो उल्लू है। क्योंकि उल्लू से कई क्वेश्चंस पीछे भी आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में आने की संभावना पूरी है। तो यहाँ पे अगर देखें उल्लू के बारे में, तो उल्लू के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग इसको नोट जरूर कॉपी पे करेंगे। सबसे पहले उल्लू आप लोगों ने भी कभी देखा होगा खेत खलिहान में। उल्लू का जो ये हेड है, उल्लू का जो सर है, ये आप देख रहे होंगे कि उल्लू के सर में बिल्कुल सामने की तरफ दोनों आंखें हैं, सामने की तरफ दोनों आंखें होती हैं। बाकी पक्षियों की आंखें किधर इधर हो सकती है या इधर हो सकती है, पर उल्लू की बिल्कुल सामने आंखें होती हैं। तो उल्लू क्या है, एक निशाचर पक्षी है
नॉकटर्नल पक्षी होते हैं। निशाचर पक्षी वे होते हैं जो रात में चलते हैं। निशा मतलब रात होता है और चर मतलब होता है चरण यानी चलने वाला। जो रात में चलने वाला उसको निशाचर कहते हैं। तो रात में ऐसे कई इंसेक्ट भी होते हैं जो निशाचर होते हैं, जैसे कॉकरोच। आप लोगों ने भी देखा होगा कॉकरोच रात में ही निकलता है। अगर उजाला रहेगा तो कॉकरोच छुपा रहेगा और रात में कॉकरोच बाहर निकलता है। तो कॉकरोच भी कैसा एक प्राणी है, एक निशाचर नॉकटर्नल प्राणी है। यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा डिटेल में तो उल्लू एक निशाचर, रात में वो चलता है, जिसका अर्थ है कि यह दिन में सोता है, रात में जागता है। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें इसके सिर के आगे की ओर आंखें होती, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर के आगे की ओर यहाँ पे आंखें हैं। उल्लू मांसाहारी होते हैं कि शाकाहारी होते हैं, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे उल्लू कैसे होते हैं, ये कार्निवोरस होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। तो फिर ये खाते क्या हैं, ये कृंतकों यानी रोडेंट्स। कृंतकों मतलब रोडेंट्स होता है। रोडेंट्स का मतलब होता है जैसे गिलहरी हो गया या फिर अगर हम देखें चूहा हो गया, ठीक है, चूहिया हो गया। तो इस टाइप के जो प्राणी होते हैं उनको रोडेंट कहा जाता है। तो ये कृंतकों रोडेंट्स को, उसके अलावा छोटे और मध्यम आकार के स्तनधारियों को, कीड़ों, मछलियों और अन्य पक्षियों को भी खा जाते हैं। तो ये मांसाहारी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उल्लू जो होते हैं वो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि 360 डिग्री की बात की जाती है कि उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है। ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब कि उल्लू अभी सामने देख रहा है, उल्लू फिर से पूरा बैक जाकर के फिर से सामने नहीं देख सकता है। तो अगर देखा जाए तो लगभग 270 डिग्री तक वो अपनी गर्दन को घुमा सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे मूव करते हैं। तो अभी हमने देखा था कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनके हेड के दोनों साइड में आंखें होती हैं, फिर कुछ के दोनों सामने आंखें होती हैं। तो यहीं पे डिस्कशन हम करेंगे। इनको बेसिकली कहते क्या है, इनको कहते हैं मोनोकुलर या फिर एक नेत्री दृष्टि कहते हैं, या फिर इनको क्या कहते हैं बाइनोकुलर यानी द्विनेत्री दृष्टि। तो एक एक करके इनको डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोकुलर विजन के बारे में, एक नेत्री दृष्टि के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक नेत्री दृष्टि यानी जिन पक्षियों के सिर के किनारों पर आंखें होती हैं, ये सिर है, इनके किनारों पर यहाँ पे आंखें होती हैं, उनको एक नेत्री दृष्टि कहा जाता है। उनके पास एक विस्तृत दृश्य देखने का क्षेत्र होता है, यानी वो एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक वाइड विजुअल फील्ड को वो देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यह शिकार का पता लगाने में भी उपयोगी होता है। दूसरा पॉइंट है कि ऐसे पक्षी शिकार का पता लगाने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उनकी आंखें उनको वो हेल्प करने में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये बहुत यूजफुल होते हैं डिटेक्टिंग करने में प्रे को। अगर कोई आसपास शिकार है तो बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं वो। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आप ध्यान रखेंगे कि जो एक नेत्री दृष्टि वाले पक्षी होते हैं वो एक समय में अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इनकी आंखें 2 अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती हैं तो इनकी दृष्टि की सीमा बढ़ जाती है। जब ये अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती हैं तो इनकी जो दृष्टि है, जो इनका विजन रेंज है, वो इंक्रीज हो जाती, बढ़ जाती है। उसके अलावा देखें एक और पॉइंट है, उन्हें इधर उधर देखने के लिए सिर नहीं हिलाना पड़ता है। वे हमारी क्षमता से 4 गुना दूर तक भी देख सकते हैं। इसका मतलब कि जो मनुष्य होते हैं उनकी क्षमता से वो 4 टाइम ज़्यादा देख सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को गांव में भी, ऐसे हम लोग छोटे बच्चे थे तो गांव में भी कहा जाता था कि जो चील है, जो गिद्ध है, वो बहुत ज़्यादा दूरी तक देख सकता है। तो इस प्रकार के पक्षियों के अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे काइट हो सकते हैं, ईगल्स हो सकते हैं, बाज हो सकते हैं, चील हो सकते हैं और गिद्ध बल्चर्स हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा तक देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं, हमसे 4 टाइम ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं वो। आगे मूव करते हैं। जो बाइनोकुलर विजन वाले पक्षी होते हैं उनके बारे में, जिनको हम कहते हैं द्विनेत्री दृष्टि। तो इन पक्षियों के सिर के आगे की तरफ आंखें होती हैं, इसीलिए इन्हें द्विनेत्री कहा जाता है, क्योंकि ये सिर है और सिर में दोनों आगे की तरफ आंखें होती हैं, तो इनको बाइनोकुलर या द्विनेत्री कहा जाता है। ऐसे पक्षी शिकार करते समय दूरियों का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जो बाइनोकुलर पक्षी होते हैं, जो द्विनेत्री पक्षी होते हैं, जब शिकार करते हैं तो क्या वो दूरी का अनुमान लगा लेते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। इसके अलावा अगर देखें, जब एक पक्षी दोनों आंखों को एक ही वस्तु पर केंद्रित करता है तो वह दूरी का अनुमान लगा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि चारों ओर देखने के लिए उन्हें अपना सिर हिलाना पड़ता है, क्योंकि उनकी आंखें सामने की ओर होती हैं। और ऐसे पक्षी जिनकी द्विनेत्री दृष्टि होती है
वो उन्हें स्पष्ट रूप से देखने में भी योग्य बनाती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे पिकॉक है यानी मोर है, उसके अलावा अगर देखें तो नाइटेंगल है और पैरट है, पिजन है, कबूतर है, ये तोता है, अगर देखें तो उल्लू है और क्रो है और डोब्स हैं, इत्यादि बहुत सारे और पक्षी हो सकते हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे कि जो उल्लू है, कौवा है या डोब है या फिर पीकॉक है, नाइटेंगल है, पैरट है, पिजन, ये सब कैसे हैं, बाइनोकुलर है। इनकी आंखें किधर होती हैं, सामने की तरफ होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास हो जाता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। तो बस यही कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ यहाँ पे एनिमल्स हैं जो अलग अलग तरीके से देख सकते हैं एक ही चीज़ को। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहा है और इसको जो रियलिटी है उससे थोड़ा सा कलर अजीब दिखाई दे रहा है, और इसको भी कलर उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो यहाँ पे एक मनुष्य है इसको वास्तविकता में सही कलर दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे होता है ये? अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो कुछ रंग को देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद या काली में देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि वे जानवर जो दिन में जागते हैं वो क्या रंग देख पाते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, वो रंग को देख पाते हैं। और वो जानवर जो रात में जागते हैं वो केवल हर चीज़ को देख पाते हैं, केवल किस तरीके से, या तो ब्लैक या फिर वाइट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवर के जो कान के आकार हैं और उनके सुनने की शक्ति है उससे कोई संबंध होता है? तो संबंध बिल्कुल होता है। अगर आप नॉर्मली सुनेंगे तो आपको आवाज़ उतना क्लियर नहीं सुनाई देगी, लेकिन अगर आप कान के पीछे हाथ को लगा लेंगे तो उससे क्या होगा, कान का जो आकार है दायरा बढ़ जाएगा और आपको थोड़ा शांति से और आपको थोड़ा स्पष्ट रूप से सुनाई देगा। यही रीज़न है कि हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं और वो चीज़ों को स्पष्ट रूप से सुन पाता है। तो यहाँ पे बस यही बात बोली गई है। यहाँ पर भी कुछ सुनने की बात की गई है। एक बच्चा है जो मेज पर हाथ मारता है और कान लगा के सुनता है, तो हाथ मारने से उस पर अजीब सी झंझनाहट उसको सुनाई देती है। उसी प्रकार से सांप सुनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, सांप किस तरीके से सुन पाते हैं? तो सांप के जो बाहरी कान होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि सांप के जो बाहर के कान होते हैं वो नहीं होते हैं। और सांप क्या करता है, वो कंपन को सुन पाता है। सांप क्या करते हैं, जमीन पर जो भी व्यक्ति चलता है, रेंगता है, दौड़ता है, तो उससे कंपन उत्पन्न होता है, उसी कंपन को वो सुन पाता है। यहाँ पर भी कुछ आवाज़ों की बात की गई है, जो अलग अलग तरीके से आवाज़ जो जानवर निकालते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर लंगूर बैठा होता है, और जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई समस्या आती है, जैसे शेर आ गया या चीता आ गया, तो उसको देखकर वो विशेष खास आवाज़ निकाल करके अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। पक्षी भी आपने देखा होगा कि किसी बाग बगीचे में अगर कोई सांप वगैरह टहल रहा है तो वहाँ पक्षी बैठे हुए, तो पक्षी भी अजीब से साउंड निकालते हैं, चहचहाते हैं। उसी प्रकार अन्य जानवर भी अजीब सी आवाज़ निकाल के संकेत देते हैं अपने साथियों को, ताकि सचेत हो जाए खतरे से। अब यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे अगर कोई खतरा उड़कर आया हुआ है, अगर कोई दुश्मन उड़ करके आया हुआ है, तो उसके लिए वो अजीब साउंड निकालेंगे जो डिफरेंट होगा। अगर कोई ज़मीन पर चलकर खतरा आया हुआ है तो उसके लिए वो साउंड निकालेंगे जो साउंड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसी तरीके से, इसी प्रकार से जो मछलियाँ होती हैं वो भी संकेत देती हैं, लेकिन वो संकेत बिजली के तरंगों जैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मछलियों की जो चेतावनी होती है वो एक दूसरे को किस तरीके से देती हैं, तो वो बिजली के संकेतों द्वारा देती हैं, कुछ वेव्स निकालते हैं, तरंगे उत्पन्न करती हैं। आगे बात करते हैं तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो तूफान या भूकंप जब आता है तो उससे पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, और जो लोग जंगल में रहते हैं वो जानवरों के इस व्यवहार को समझ जाते हैं और वो जान लेते हैं कि कोई भूकंप आने वाला है और कोई अनहोनी होने वाली, उससे पहले ही वो उस स्थान को खाली करके निकल जाते हैं और जान उनकी बच जाती है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो 2004 में दिसंबर में एक सुनामी आई थी, जो सुनामी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, और उस सुनामी के द्वारा, सुनामी जो आई थी उससे पहले जानवरों के अजीब व्यवहार से, उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी जो आवाज़ें थीं, उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर रहने वाले कुछ खास प्रजातियों ने, कुछ खास जनजातियों ने, आदिवासियों ने समझा, और उससे वो
इलाका खाली करके पहले निकल गए। इस प्रकार उस सुनामी से उन लोगों की जान बच पाई। अगर वो नहीं जान पाते तो सुनामी के चक्कर में आके वो मर जाते। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सुनामी कैसे आती है। सुनामी जो है वो एक जापानी वर्ड है। सुनामी कैसा वर्ड है, वो एक जापानी वर्ड है। जब भी कभी भी समुद्र में, जब भी कभी भी महासागरों में नीचे भूकंप आता है तो उससे फिर लहरें उठती हैं, उन्हीं को सुनामी कहा जाता है। आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉल्फिन्स भी कुछ इस तरीके से संकेत देती है। तो डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की भाषा भी होती है। अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जानवरों की अपनी कोई भाषा होती है? तो बिल्कुल सही बात है, जानवरों की भी अपनी कोई भाषा होती है, पर उस भाषा को अभी तक किसी इंसान ने पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया है। अब यहाँ पे आगे आप देख रहे होंगे कि बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो कुछ खास मौसम में बहुत गहरी लंबी नींद में चले जाते हैं, इतनी गहरी कि कई महीनों तक दिखाई नहीं देते हैं। और आप सभी लोगों ने देखा होगा अपने घरों में, अगर नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर उसको ऑब्जर्व करेंगे इस वीडियो के देखने के बाद, कि आप लोगों के घर में छिपकली अभी दिखाई नहीं दे रही होगी। इससे पहले गर्मियों में छिपकली आपको बहुत दिखाई देती हैं, सर्दियाँ आती हैं तो छिपकली छुप जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वो ऐसा क्यों करती हैं। तो जो इस प्रकार के जीव होते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? वो बेसिकली ठंडे खून वाले जीव होते हैं जिनको सरीसृप कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका खून जो होता है वो ठंडा होता है और सर्दियों में अगर ये सामने रहेंगे तो ठंड के मारे इनका खून जम जाएगा और ये मर जाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं, अपने अंदर की गर्मी को रोकने के लिए, स्टोर करने के लिए ये या तो मिट्टी के नीचे या पेड़ के तने के नीचे हाइबरनेट करते हैं और अपनी सारी एक्टिविटी को बंद कर देते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के जानवर जो होते हैं, छिपकली या फिर और भी कई जानवर होते हैं, वो गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं स्लॉथ के बारे में। तो स्लॉथ से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस वर्षों में और आने वाले वर्षों में भी क्वेश्चंस स्लॉथ से आ सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर स्लॉथ के बारे में सही तरीके से समझेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि स्लॉथ जो होता है वो भालू जैसा दिखाई देता है, पर वो भालू होता नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते को खाकर जीवन रहते हैं, अपना जीवन जीते रहते हैं। इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं और लगभग 40 वर्ष के दौरान पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो बड़ा अजीब टाइप के स्लॉथ जो होते हैं वो एनिमल होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको पूरा आप नोट कर लेंगे कॉपी पे एज इट इज़, क्योंकि जो भी जानकारी यहाँ पे दी गई सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्लॉथ के भालू जैसे दिखते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन भालू होते नहीं है। वो कितने घंटे पेड़ की डाल में उल्टे लटक कर सोते हैं? तो 17 घंटे, 17 घंटों तक सोते रहते हैं। शौच के लिए वो कब उतरते हैं पेड़ से? सप्ताह में एक बार शौच के लिए उतरते हैं। उसके बाद अगर देखें कि 40 वर्षों में अपने जीवन काल के दौरान केवल कितने पेड़ों पर चढ़ पाते हैं? तो 8 पेड़ों पर ही चढ़ पाते हैं और वो जिस पेड़ पे रहते हैं उसकी सारी पत्तियां खा जाते हैं, तभी वो दूसरे पेड़ पर चढ़ते हैं। तो इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोग जरूर याद रखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे घड़ी है, वॉच है, जिसमें 24 आवर्स के टोटल टाइम है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्लॉथ का सोना, ये पूरा यानी यहाँ से लेकर के पूरा ये जो आपको डार्क कलर में दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्लॉथ का सोना है। यानी स्लॉथ कितने घंटे सोता है तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग 17 से 18 घंटे सोता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के 18 घंटे तक जो सोता है और कितने घंटे जागता है। तो जाहिर सी बात है, अगर 24 आवर्स में अगर वो मान लेते हैं 18 घंटे सोता है तो कितना घंटे बचा? तो वो 6 घंटे जागता है, बाकी सोता रहता है। इतना आप ध्यान रखेंगे। तो अब उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें, जो छिपकली होती है तो वो कितने घंटे सोएगी? तो क्योंकि छिपकली तो पूरे सर्दियों भर गायब रहती है, तो ये पूरा जो घड़ी है पूरी डार्क हो जाएगी, यानी वो 24 आवर्स ही दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार यहाँ पे अलग अलग जानवर दिए गए हैं, उनके बारे में घड़ी में आपको टाइम बताना है। तो यहाँ पे गाय की बात की गई है और हमने देखा था घड़ी जो थी वो टोटल 24 घंटे की थी। तो 24 घंटे में 2 घंटे का एक स्लॉट है। इसका मतलब आप देखेंगे अगर कि एक यहाँ पे देखेंगे, अगर आप 1 2 3 4 ऐसे करते करते आप देखेंगे तो टोटल 12 हो जाएगा। इसका मतलब एक स्लॉट जो है 2 घंटे का है,
तो अगर यहाँ 2 स्लॉट भरे हुए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 4 घंटे सोती है। अगर अजगर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितने घंटे सोता होगा अजगर, तो ये 2 घंटे का एक स्लॉट है। कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, तो ये 18 घंटे सोता है। ठीक है। अगर हम देखें ज़िराफ के बारे में तो यहाँ पे एक स्लॉट ही केवल भरा हुआ है, इसका मतलब ये 2 घंटे सोता है। तो इसका गाय का कितना होगा, गाय का होगा 4 घंटे, 18 घंटे अजगर का होगा और 2 घंटे किसका, ज़िराफ का होगा। अगर बिल्ली की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्ली का टाइम यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये बिल्ली का टाइम दिखाया गया है 12 घंटे। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 है, इसका मतलब एक जो स्लॉट है वो 2 घंटे का है, तो 12 घंटे यहाँ पे बिल्ली सोती है। तो इस तरीके से आपसे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि गाय का टाइम कितना सोने का है, अजगर का टाइम कितना सोने का है, ज़िराफ का टाइम कितना सोने का है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे टाइगर के बारे में, बाघ के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरा नोट्स बनाएंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें हम टाइगर के बारे में, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना गुना, सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि बाघ अंधेरे में हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है, तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 टाइम्स बेटर देख सकता है। आगे मूव करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, यानी जो हवा में कंपन हो रहा है उसको भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाघ की जो मूंछें होती हैं उनका क्या काम होता है, हवा में हुए कंपन को भांप कर शिकार का पता लगाने में हेल्प करती हैं। तो आगे यहाँ पे बोला गया है कि बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर स्पष्ट कर लेता है। यानी अगर पत्ते अपने आप हवा से हिल रहे हैं या फिर कोई वहाँ पे जानवर है जो हिला रहा है, तो इस तरीके से वो अंतर स्पष्ट रूप से जान जाता है। और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात भी आप ध्यान रखेंगे कि जो बाघ होता है उसके जो दोनों कान होते हैं बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में काफी ज्यादा घूम भी जाते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज निकलता है, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज निकलता है, और कभी करहाना हो तो कभी गुर्राना हो, तो इस तरीके से अलग अलग आवाज निकलते रहते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है कि बाघ अगर गुर्राता है तो कितने किलोमीटर तक वो सुना जा सकता है, तो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आगे लिखा हुआ है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। इसके अलावा बहुत से जानवर होते हैं, कुत्ते भी यही काम करते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा भी हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है और फिर उस इलाके में घुसना है या फिर नहीं घुसना है तो बाघ की मर्जी पे डिपेंड करता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा, डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आप लोग जरूर वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।